क्रिएट रेज्यूमे। आज के डेट में एक रेज्यूम क्रिएट करना एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम हो चुका है, खासतौर से फ्रेशर्स के लिए। कि आप बहुत सारे कंपनी में रेज्यूमे तो आप पोस्ट करते हैं, लेकिन आपको किसी भी टाइप का कोई रिप्लाई नहीं आता। बहुत सारे फ्रेशर्स कैसे कमेंट आए थे कि हम किस तरीके से रेज्यूमे बनाए, रेज्यूमे में किस तरीके का आपका फॉर्मेट होना चाहिए, किस तरीके के कीवर्ड्स हमें रेज्यूमे में डालने चाहिए, ऐसा क्या करें जिससे हमारा रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाए। ठीक है, रेज्यूमे का फॉर्मेट पीडीएफ होना चाहिए, डॉक होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, खासतौर से फ्रेशर्स को भी और आज के दौर पे जो आपके एक्सपीरियंस्ड पर्सन है उनको भी हो रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि आज के डेट में एक नया टूल आ चुका है एटीएस। ठीक है, एटीएस क्या होता है? ये एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम होता है, जिसके अंडर में कोई भी एचआर एटीएस टूल के थ्रू पहले रेज्यूमे को फिल्टर करेगा, उसके बाद वो मैनुअल स्क्रीनिंग करेगा। तो आपके रेज्यूमे के अंदर का क्या पैटर्न होना चाहिए जिससे आपका एटीएस आपके रेज्यूमे को ट्रैक कर पाए और एचआर तक भेज पाए। जैसे आज के डेट में 5000 रेज्यूमे यदि आते हैं, किसी भी कंपनी में 5000 रेज्यूमे आए, तो एटीएस ट्रैकिंग सिस्टम क्या करेगा कि पर्टिकुलर उसके अंदर जो सबसे ज्यादा कॉन्साइज रेज्यूमे होंगे, मतलब जो सबसे ज्यादा फिटेड रेज्यूमे होंगे, जिनके परसेंटेज सबसे ज्यादा जो रिक्वायरमेंट है उससे मैचिंग होगा, उसी रेज्यूमे को वो एचआर के पास भेजता है। तो 5000 में वो 500 एचआर के पास भेजेगा। अब एचआर मैनुअली स्क्रीन करेगा उन 500 रेज्यूम को और उसके बाद कैंडिडेट को कॉल करेगा। तो आज के डेट में जो सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया आप है वो इस तरीके से, आप पूरी तरह से क्या है, ये एआई बेस्ड एटीएस सिस्टम भी आप काम कर रहे हैं। एआई बेस्ड एटीएस सिस्टम में आप किसी भी तरीके से रेज्यूमे में यदि आपने गड़बड़ी किया हुआ है, आपके पास जो कीवर्ड्स जो रिक्रूटर को चाहिए वो कीवर्ड्स यदि आपके रेज्यूमे में नहीं है, तो वो रेज्यूमे आपका सिलेक्शन कभी होगा ही नहीं। ठीक है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन प्रोवाइड करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। लास्ट तक आप मेरा वीडियो देखिए, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से रेज्यूमे क्रिएट करना होगा। यदि आप फ्रेशर हो या आप एक्सपीरियंस पर्सन हो, तो आपको अपने रेज्यूमे में क्या क्या लिखना चाहिए, कितने पेज का रेज्यूमे होनी चाहिए, ये सभी चीजें मैं आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करूंगा। ऐसे क्या क्या कीवर्ड्स आप यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी, जिसके थ्रू आपका रेज्यूमे फिल्टर होना। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं, देखो जब भी आप कोई भी रेज्यूमे बनाते हो, खासतौर से जो फ्रेशर्स के कैंडिडेट है, यदि आप रेज्यूमे बनाते हो तो आपके रेज्यूमे में क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको रेज्यूमे का एक पर्टिकुलर प्रायोरिटी बताता हूं कि सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में क्या होना चाहिए। जैसे आजकल देखो दो टाइप के रेज्यूमे फॉर्मेट चल रहे हैं फ्रेशर्स के लिए या एक्सपीरियंस प्रोफाइल के लिए, कि एक तो है आपका सिंगल कॉलम बेस्ड रेज्यूमे और दूसरा होता है आपका डबल कॉलम बेस्ड रेज्यूमे। एक ऐसा रेज्यूमे जिसमें एक सिंगल कॉलम होता है और एक दूसरा रेज्यूमे का पैटर्न होता है जिसके अंदर डबल कॉलम होता है। तो पहले मैं आपको सिंगल कॉलम वाला जो रेज्यूमे का पैटर्न है आपको बता देता हूं कि इसके अंदर क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको देखो, आप ये रेज्यूमे आपको दिख रहा होगा, इसके अंदर पहले आपको अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखना है, अपना एड्रेस लिखना है। ठीक है, एड्रेस भी आपको बहुत ही ध्यान रख के रखना है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप पर्टिकुलर किसी भी कंपनी के लिए यदि अप्लाई कर रहे हो, यदि आप लोकल प्रेजेंट हो, फॉर एग्जांपल इंदौर के लिए यदि ओपनिंग है, तो आपको एड्रेस में अपने इंदौर में जहां आप रह रहे हो वो एड्रेस आप दीजिए, ना कि आपका जो परमानेंट एड्रेस है उसको देने की जरूरत है, क्योंकि कंपनी वाला ये भी देखता है कि सामने वाला बंदा कहां रह रहा है, उसका रेसिडेंट क्या है। तो प्रायोरिटी में वो क्या है, लोकेलिटी भी आज के डेट में कभी कभी कुछ जगह फिल्टर में होता है। इसलिए आप यदि इंदौर में रह रहे हैं तो आप इंदौर का एड्रेस दीजिए, यदि आप बैंगलोर में है और ओपनिंग बैंगलोर में है तो आप बैंगलोर का एड्रेस दीजिए, क्योंकि लोकल से थोड़ा सा प्रेफरेंसेस मिलता है। ठीक है, इसके बाद आपको मोबाइल नंबर, बिल्कुल ऐसा मोबाइल फोन नंबर देना है विद एसटीडी कोड आपको देना है और एक्यूरेट मोबाइल नंबर देना है। ठीक है, एक मोबाइल नंबर आपको देना है, ज्यादा हो तो आप दो मोबाइल नंबर भी दे सकते हो। ईमेल आईडी भी आपको मेंशन करना है, साथ में आपको अपना लिंक्डइन का प्रोफाइल का लिंक भी मेंशन करना है। लिंक्डइन के अंदर का जो यूजर प्रोफाइल लिंक होता है ना, वो आपको सेटिंग्स के अंदर जाकर के आप वहां से अपना प्रोफाइल निकाल सकते हो। आपको प्रोफाइल देना है। कुछ लोग तो अपने रेज्यूमे में linkedin.com लिख देते हैं, मैंने फ्रेशर्स के रेज्यूमे देखे हैं। ठीक है, मैं रिक्रूटमेंट पार्ट में भी हूं और मेरे को 8 से 10 साल हो चुके हैं रिक्रूटमेंट पार्ट के अंदर भी, तो मैंने देखा है कि बहुत सारे फ्रेशर ऐसे होते हैं जो linkedin.com बस इतना लिख दिया। आपको linkedin.com नहीं लिखना है, आपको अपना प्रोफाइल का यूआरएल बताना। ठीक है, तो ये जो आपके टॉप चीजें हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। इसके बाद आपको अपना ऑब्जेक्टिव लिखना है, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव के अंदर आपको हो सके तो आप अपना प्रोफाइल मेंशन कर सकते हो कि आप डेटा साइंटिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो या जावा वेब डेवलपर के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप पाइथन वेब डेवलपर के अप्लाई कर रहे हो या आप एआई इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहे हो, वो चीजें आप ऑब्जेक्टिव में लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, अभी आपको यहाँ पर अपना यदि आप एक्सपीरियंस, यदि आपके पास साल भर का एक्सपीरियंस है या इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस है, यदि आप फ्रेशर हो लेकिन आपने इंटर्नशिप कर रखा है या कोई प्रोजेक्ट बना रखा है, तो आप यहाँ पे प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस भी डाल सकते हो। प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस में खाली आपको प्रोजेक्ट का नाम नहीं डालना है, प्रोजेक्ट का नाम, प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इसके बाद आपको जो भी आपको प्रोजेक्ट आपने बनाया है, उस प्रोजेक्ट में आपने कितने परसेंट, मतलब आपका डिटेल्ड पैटर्न में होना चाहिए, पैराग्राफ पैटर्न में नहीं होना चाहिए। जैसे कुछ लोग पैराग्राफ में प्रोजेक्ट लिख देते हैं, इतना पढ़ने का टाइम किसी को नहीं है। आप पॉइंट वाइज लिखिए कि आपके प्रोजेक्ट में जो मेन पॉइंट्स है, यदि आप फ्रेशर हो तो 2 पॉइंट लिख दो, और यदि आप एक्सपीरियंस हो तो आप 4 या 5 पॉइंट्स में आप उस चीज को डिटेल में मेंशन करो विद परसेंटेज कि आपने डेटाबेस में कितने परसेंट में काम करा है, आपने सर्वर एंड पे काम करा तो कितने परसेंट किया, आपने फ्रंट एंड में कितने परसेंट में काम किया। ठीक है, तो परसेंटेज जैसे आप देख सकते हो इस रेज्यूमे के अंदर अलग अलग टाइप के डेटाबेस में 30% फीचर्स में काम कर रखा है। ठीक है, 50% आपका परफॉर्मेंस रेट रहा। इस तरीके से आपका रेज्यूमे का फिल्टर होने का चांस क्या है, ज्यादा रहता है। ठीक है, जितने भी कंपनी है उसमें आप
पूरा प्रॉपरली आपको अपने टेक्नोलॉजी को मेंशन करना, जैसे यहाँ पर जावा, J2EE, जैसे जावा का कोई पर्टिकुलर आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो जावा के अंदर आपने किस पे काम किया, स्प्रिंग, जितने भी फ्रेमवर्क, जितने भी टेक्नोलॉजीज के नाम है वो ज्यादा से ज्यादा अपने रेज्यूमे में मेंशन करो, क्योंकि आज के डेट में टेक्नोलॉजी ही एक मेन कीवर्ड है रेज्यूमे को फिल्टर करने के लिए। तो आपका टेक्स्ट कोई नहीं देखता है, आपको टेक्नोलॉजी बेस्ड आपके स्टेटमेंट होना चाहिए। जितने भी लाइन आप लिख रहे हो उन सभी लाइन में आपके टेक्नोलॉजी मेंशन होना चाहिए। जैसे ओरेकल डेटाबेस यदि आप यूज करो तो ओरेकल का कौन सा वर्जन आपने यूज कर रखा है, ठीक है, ओरेकल के अंदर आपने एसक्यूएल यूज करा है या PL/SQL यूज किया है या प्रोसीजर्स यूज किया है या आपने ट्रिगर्स बनाया है, वो भी आपको लिखना है। जैसे आप मैनुअल टेस्टर के रिज्यूम आप अप्लाई कर रहे हो तो मैनुअल टेस्टिंग के अंदर आपने कुछ यदि कोई टूल्स यूज कर रखा है तो आप बता सकते हो कि आपने API टेस्टिंग में पोस्टमैन यूज करके रखा है, स्वैगर यूज करके रखा है, ठीक है। ये सब चीजें आप बहुत ही डिटेल में आपको मेंशन करना है, ओके। अब नेक्स्ट जो होता है रेज्यूमे के अंदर एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन जो आपका प्रोफाइल है, जो आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के बाद आप प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस के बाद आपको अपना एजुकेशन बताना है, और एजुकेशन में आपका जो सबसे हायर डिग्री है उसको सबसे पहले मेंशन करना। उसके बाद आपको अपना जो भी आपका नेक्स्ट डिग्री है, मतलब 1 2 3 या 4, ज्यादा आप 4 चीजें मेंशन करो। ऐसे आपने यदि हायर डिग्री आपने 2 कर रखा है, यदि आपने PG भी कर रखा है, UG भी कर रखा है, तो आप वही मेंशन करो, ठीक है। आपको पूरा 10th 12th ग्रेजुएशन ये सब मेंशन करने की जरूरत नहीं है। आपको हाईएस्ट डिग्री और ज्यादा हुआ आपने UG PG दोनों किया तो दोनों मेंशन कर दीजिए। विद परसेंटेज इसमें भी होना चाहिए कि आपने कितने परसेंटेज से या कितने ग्रेड से आपको मैनेज किया, और आपको बोल्ड भी करना है। जो चीज आपको हाईलाइट करना है ना उसको बोल्ड भी करना है। इसके बाद आपको स्किल्स जरूर लिखना है, टेक्निकल स्किल्स बताना है। जैसे जावा हो गया तो जावा के अंदर आपको पूरा इंडेप्थ J2EE, J2SE, स्प्रिंग कोर, स्प्रिंग MVC, हाइबरनेट, JPA, ठीक है। आपने जितने भी माइक्रो सर्विसेज में काम किया तो माइक्रो सर्विसेज, SQL में आप पोस्ट के SQL में काम किया है, MySQL में काम किया है, यदि आपने क्लाउड में AWS में काम किया है, Azure में काम किया है, तो जितने भी टेक्नोलॉजीज हैं उनको आपको ज्यादा से ज्यादा मेंशन करना है, क्योंकि टेक्नोलॉजी से ही आपका रिज्यूमे क्या है शॉर्टलिस्ट होता है। इसके बाद आपने कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर रखा है तो वो भी आपको लिखना है, ठीक है। इस तरीके से आपको सिंगल, आप फ्रेशर लेवल पे हो तो आपको ये ट्राई करना है कि आपको सिंगल पेज का रिज्यूमे ही बनाना है, और यदि आप एक्सपीरियंस प्रोफाइल के हो तो ज्यादा से ज्यादा 2 पेज से ज्यादा का रिज्यूमे तो आपको बनाना ही नहीं है। 2 पेज से ज्यादा का रिज्यूमे कोई नहीं पढ़ता है, और सीधी सी बात है जो आपके पास यदि 2 पेज से ज्यादा का रिज्यूमे है तो उसके अंदर क्या रहता है, रिपीटिशन भी आता है। वो भी आपके ATS ट्रैकिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर्स के अंदर के ऑप्टिमाइजेशन को रिड्यूस कर सकते, ओके। तो मैंने आपको प्रायोरिटी बताई। जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि पहले सेक्शन में क्या लिखना है, सेकंड सेक्शन में क्या लिखना है, थर्ड सेक्शन में क्या लिखना है, फोर्थ सेक्शन में क्या लिखना है, कीवर्ड सिलेक्शन। अब दूसरा होता है आपका कीवर्ड। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने जावा के अंदर उन्होंने अप्लाई किया तो सिर्फ जावा लिखा। इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि कंपनी को पता है कि यदि सामने वाले ने जावा सीखा है तो उसको फ्रेमवर्क आनी चाहिए। तो आपको फ्रेमवर्क भी लिखना है, स्प्रिंग बूट, ठीक है। यदि आप पाइथन मेंशन कर रहे हो तो आप पाइथन के अंदर जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क आप मेंशन करो। साथ में आप अपने टूल्स भी मेंशन करो कि आपने उसके अंदर क्या टूल्स यूज किया। VS कोड में यदि आपने काम किया तो VS कोड लिखो, ठीक है। आपने कुछ प्लगइन्स में काम किया, एक्स्ट्रा प्लगइन्स में काम किया तो वो लिखो। तो कीवर्ड सिलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कीवर्ड सिलेक्शन से ही पूरा का पूरा क्या है आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होता है। यदि आपने कीवर्ड, यदि आप सेल्सफोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको सेल्सफोर्स के अंदर एडमिन लिखना पड़ेगा। सेल्स क्लाउड, सर्विस क्लाउड, हेल्थ क्लाउड, जितने भी टाइप के क्लाउड आपको आता है उन सभी क्लाउड के बारे में लिखो। LWC के बारे में नॉलेज है, आप LWC लिखो। आपको जावास्क्रिप्ट के बारे में नॉलेज है, आप जावास्क्रिप्ट लिखो। आपको ट्रिगर्स के बारे में पता है, आप ट्रिगर्स लिखो, ठीक है। आपको क्लास ऑब्जेक्ट के बारे में पता, तो आपको जितना ज्यादा डिस्क्रिप्टिव लिख सकते हो कीवर्ड उतना अच्छा लिखो आप, ठीक है। प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन तो मैंने आपको बता दिया कि बहुत ज्यादा शॉर्ट में नहीं होना चाहिए। यदि आप फ्रेशर लेवल पे हो तो प्रोजेक्ट का टाइटल, प्रोजेक्ट के अंदर का टेक्नोलॉजीज, प्रोजेक्ट के अंदर के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपने कौन से पर्टिकुलर मॉड्यूल्स में काम करा है, ये सब चीजें आपको मेंशन करना पड़ेगा। यदि आप एक्सपीरियंस प्रोफाइल में तो प्रोजेक्ट थोड़ा सा आप अच्छे से मेंशन कर। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि प्रोजेक्ट का URL ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, हमने URL मेंशन कर दिया मतलब ये लाइव प्रोजेक्ट। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको प्रोजेक्ट के URL से मतलब नहीं है, प्रोजेक्ट के डोमेन, प्रोजेक्ट का टाइटल या प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन देकर के भी आप बता सकते हो, क्योंकि सामने वाले को टेक्निकल स्पेसिफिकेशन चाहिए, आपका बिजनेस स्पेसिफिकेशन नहीं चाहिए। इसके बाद एक्शन लिंक, ठीक है। आपने कितने परसेंट काम कर रखा है, आपने जावा के अंदर यदि आपने बैकएंड में काम करा तो कितने परसेंट काम कर रखा है, आपने फ्रंट एंड में काम करा तो कितने परसेंट काम कर रखा है, आपने एक्शन लिंक आपको जरूर ऐड करना चाहिए। अब बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि जैसे हमने ये सब चीजें हमने लिखा है लेकिन तब भी हमारे पास कॉल नहीं आता, हमारे पास ATS स्क्रीनिंग के अंदर भी हमारा अच्छा स्कोर है 75। देखो ATS स्कोर कितना होना चाहिए ये भी बता रहा हूं मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ATS स्कोर यदि आपका 10%, 20%, 30%, 40% आ रहा है, मैं आपको एक डेप्थ वीडियो भी इसके बारे में बनाने वाला हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ATS ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर का हम यूज करते हैं, और ATS ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर के अंदर किस तरीके से अपन उसके अंदर के रिजल्ट के अकॉर्डिंग हम किस तरीके से अपने रिज्यूमे को इंप्रूव कर सकते हैं। इसका मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं आपको अभी थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं कि देखो ATS ट्रैकिंग सिस्टम के अंदर रिज्यूम फिल्टर होने के बाद भी आपको कॉल क्यों नहीं आता, क्योंकि आपका जो अप्लाई करने का जो रेशियो होता है वो बहुत कम होता है। आपको रोज पर डे बेसिस पे 10 से 15 कंपनियों में आप अप्लाई करो, आपके पास किसी भी टाइप का कोई रिलेवेंट यदि वैकेंसी है, चाहे आपने जावा फुल स्टैक किया है, आपको रिएक्ट जेएस की कोई वैकेंसी है, आप वहां पे अप्लाई करो, ठीक है। आपके पास कोई भी किसी भी टाइप का कोई बैकएंड से रिलेटेड कोई वैकेंसी आती है, आप उसमें अप्लाई करो, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, यदि आप फ्रेशर लेवल पे कोई भी जॉब सर्च कर रहे हो तो आपको अपने स्किल के साथ साथ आपको अदर स्किल्स के जॉब को भी अप्लाई कर सकते हो। कि जैसे जावा के अंदर यदि आपका फुल स्टैक की जॉब है तो आप जावा
जावा के थ्रू आप यदि कभी किसी भी कंपनी में पाइथन के अंदर की जाओ, क्योंकि जावा की स्किल्स के बेसिस में वो पाइथन के अंदर भी आपको ले सकते हैं, ठीक है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे फ्रेशर लेवल पे कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं होता, जैसे आप इन्फोसिस में देखो, टीसीएस में देखो, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रोफाइल पे हायर करते हैं, तो उनको आपके टेक्निकल स्किल्स में किसी भी टेक्निकल स्किल को मैच करेंगे, वो मल्टी स्किल्स को मैचिंग करते हैं, इसलिए आप अलग अलग प्रोफाइल पे भी अप्लाई कर सकते हो, उससे भी आपको कॉल आ सकते हैं। तो मैंने आपको जितने भी पॉइंट्स बताए, यदि आप इन सभी पॉइंट्स को बहुत अच्छे से मैनेज करते हो, बहुत अच्छे से ग्रेस्प करते हो, बहुत अच्छे से अपने रिज्यूमे में अप्लाई करते हो, तो आपको डेफिनेटली आपकी जॉब लगेगी। तो जैसे मैंने अभी आपको सिंगल कॉलम वाला जो रिज्यूमे टेम्पलेट दिखाया था, ऐसे मैं एक रिज्यूमे टेम्पलेट आपको और बताता हूं। ये डेटा साइंटिस्ट का रिज्यूमे, ये मल्टी कॉलम बेस्ड है। तो मल्टी कॉलम बेस्ड रिज्यूमे भी आजकल बहुत ज्यादा, इसको मॉडर्न फ्रेम बोलते हैं या मॉडर्न पैटर्न बोलते हैं रिज्यूमे का, ठीक है। इसके अंदर भी आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका प्रोफाइल का नाम, इसके बाद अपना आपका यदि कोई वर्क एक्सपीरियंस है, अब आप बोलोगे हम फ्रेशर हैं, तो फ्रेशर के लिए आप यहाँ पे इंटर्नशिप शो कर सकते हो या आप अपना प्रोजेक्ट वर्क मेंशन कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे स्किल्स लिखना है। देखो स्किल्स कितना ज्यादा आपको इन डेप्थ लिखना है, आपको शॉर्ट में स्किल लिखोगे तो आपका सीधी सी बात, यदि आपने डेटा साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हो या डेटा एनालिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको डेटा विजुअलाइजेशन में आपने क्या क्या सीख रखा है, आपने कौन कौन से लाइब्रेरी पढ़ा है, आपने कौन कौन से टूल्स पढ़ा है, उन सबको इन डेप्थ बताना है आपको, तभी आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा। इसके बाद आपको एजुकेशन बैकग्राउंड में आपको बहुत ज्यादा इन डेप्थ में नहीं जाना है, आपका यूजी या पीजी आप इनको मेंशन करिए, ठीक है। इसके बाद अदर एक्टिविटीज के अंदर आपने कोई भी एक्टिविटी किया है, कोई इंटरनेशनल एग्जाम किया है या कहीं से कुछ सर्टिफिकेशन किया है, कुछ अचीवमेंट्स किया है, तो वो भी आप डिस्क्रिप्टिव में लिख सकते हो। आप ये ट्राई करो कि एक पेज के अंदर ही आपका पूरा का पूरा रिज्यूमे क्रिएट हो। थैंक यू।